हेलो रेडियंस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। इससे पहले की वीडियोस में हमने देखा कि फ्रांस में बहुत सी घटनाएं घट चुकी थी और फ्रांस एक एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में बदल चुका था। यानी कि फ्रांस में पहले राजा का शासन हुआ करता था और वहां पर स्टेट जनरल के माध्यम से राजा क्या किया करता था, आपको पूरे फ्रांस में शासन किया करता था। परंतु लोगों के विद्रोह से, ठीक है, यानी कि लोगों की मतलब कौन, मिडिल क्लासेस, जो रिच पीपल थे, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में जो रिच सेक्शन थे, वहां से जितने भी लोग थे उन लोगों ने क्या किया, विद्रोह किया और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की स्थापना की। और ये नेशनल असेंबली के माध्यम से वो लोग फ्रांस में सरकार चलाया करते थे। आज इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि किस प्रकार कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से आपको रिपब्लिक में कन्वर्ट हुआ, यानी पूरे फ्रांस में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। इस पूरे कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट करने के बाद उन लोगों ने रिपब्लिक के कॉन्सेप्ट्स को क्या किया, फिर से एक नए तर्ज पर इंप्लीमेंट किया। और बाद में रिपब्लिक भी खत्म होने के बाद डायरेक्टरी रूल्स आ जाती हैं, तो हमारा सफर क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से रिपब्लिक की तरफ, रिपब्लिक से डायरेक्टरी रूल्स की तरफ, और फिर डायरेक्टरी रूल से हमारा मिलिट्री डिक्टेटरशिप की तरफ। ओके, जब हम नेपोलियन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा अभी तक हमारा सफर रहा है फ्रेंच रेवोल्यूशन में। आज हम लोग शुरुआत करते हैं आपको 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। तो आपको मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि लोगों ने विद्रोह करके आखिरकार स्टेट जनरल को भंग कर दिया और नेशनल असेंबली बनाई और एक नया संविधान बनाया 1791 में, और राजा को मजबूर कर दिया इस पर हस्ताक्षर करने के लिए और इसको एक्सेप्ट करने के लिए। और राजा ने मजबूरी में दुखी मन से क्या किया, इसे एक्सेप्ट भी किया। बट पीछे खेल कुछ और चल रहा था। आइए इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। बात 1789 की गर्मियों के दिन की है, यानी लुईस 16 क्या कर रहे थे। लुईस 16 प्रूशिया के जो राजा थे। प्रूशिया कौन, प्रूशिया वाज द नेबरिंग कंट्री ऑफ फ्रांस। तो फ्रांस की जितने भी नेबरिंग कंट्रीज थे, जैसा अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो इमेज में, फ्रांस की नेबरिंग कंट्रीज प्रूशिया थी, ऑस्ट्रिया थी, इसके अलावा बहुत सी थी, ठीक है। उनके साथ मिलकर अपनी ही जनता के खिलाफ क्या कर रहे थे, एक षड्यंत्र रच रहे थे, ठीक है, कि उनके देश में जिन लोगों ने क्या किया है, आपको एब्सोल्यूट मोनार्की खत्म की है, जो थर्ड स्टेट्स के जो लीडर थे, जो नेशनल असेंबली को चला रहे हैं, उन्हें क्या कर दिया जाए, प्राइजन में डाल दिया जाए, जेलों में डाल दिया जाए और उन्हें मृत्युदंड की सजा दी जाए। जब तक ये सारी चीजें चल रही थी, ठीक है, लोगों को कुछ पता नहीं था कि राजा अंदर ही अंदर क्या कर रहा है, अपने ही लोगों के प्रति, अपने ही जनता, अपने ही समाज के लोगों के प्रति साजिश कर रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें अगली घटना क्या घटी। देखिए, ये जो सीक्रेट नेगोशिएशंस चल रहे थे प्रूशिया के साथ, आप कह सकते हैं, या फिर आप ऑस्ट्रिया के साथ कह सकते हो, ठीक है, ये लोगों तक इसकी कोई भनक नहीं थी, कोई खबर नहीं थी, ठीक है। पर सवाल हमारा उठता है कि फ्रांस के राजा का साथ उनके आसपास के पड़ोसी मुल्क क्यों दे रहे थे, ठीक है। ये बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल है कि प्रूसिया, जिसे आज हम जर्मनी के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये फ्रांस के राजा का साथ क्यों दे रहा था। चलिए ऑस्ट्रिया का समझ में आता है कि ऑस्ट्रिया की जो आपको क्या थी, वहां की जो प्रिंसेस थी मैरी एंटोनेट ने क्या की थी, क्या किया था, फ्रांस के राजा लुईस 16 से शादी की थी। तो हम कह सकते हैं कि फ्रांस और ऑस्ट्रिया क्या थे, एक सगी संबंधी देश थे, ओके, उनके फैमिली रिलेशंस थे। बट प्रूशिया क्यों, सिंपल सा रीजन है। सिंपल सा रीजन क्या, जब आग लगती है तो आग क्या होती है, पूरे जंगल में फैल जाती है, ठीक है। बिल्कुल उसी तर्ज पर फ्रांस में जो कॉन्सेप्ट्स चल रहे थे, फ्रांस में जो आइडियाज डेवलप हो रहे थे, जो नए नए तरह के इनोवेशंस हो रहे थे, किससे, डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हुए, ठीक है। आप देखोगे डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए, डेमोक्रेसी को आप कह सकते हो स्थापित करने के लिए वहां के लोग काफी क्या कर रहे थे, अपने ही राजा के प्रति कह सकते हो आप कि रिवोल्ट कर रहे थे, ठीक है, घोर विद्रोह किए हुए थे। सेम पैटर्न आपको दूसरे मुल्कों में शुरू ना हो जाए, इसलिए दूसरे मुल्क के जो राजा थे वो इस बात से क्या हो गए, घबरा गए कि आज फ्रांस इस बात का शिकार है, वहां के लोगों को आजादी चाहिए, कल हमारे यहाँ के लोगों को आजादी चाहिए होगी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अगर फ्रांस में चीजें कामयाब हो जाती हैं,
लोकतंत्र पूरी तरीके से स्थापित हो जाता है, लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ जाते हैं, पूरी तरीके से लड़ते ही रहते हैं। वो सेम पैटर्न हमारे देशों में भी होगा और फिर हमें भी हमारे राजा के पद से क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो मुख्य कारण आपको समझ में आया कि आखिर क्यों फ्रांस के राजा का साथ उनके आसपास पड़ोसी मुल्क के जितने भी आपको एरिस्टोक्रेटिक कह सकते हो सिस्टम चल रहे थे, जिन देशों में राजशाही सिस्टम चल रहा था, वो लोग साथ दे रहे थे। ठीक है, वेल जब तक ये पूरा का पूरा जो सीक्रेट नेगोशिएशंस था, ये जो प्लान था, सीक्रेट प्लान था, ये कामयाब हो पाता, उससे पहले नेशनल असेंबली ने क्या कर दिया आपको, अप्रैल 1792 में ऑस्ट्रिया और प्रूशिया के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया। जी हाँ, यानी कि जो आपको छुपे छुपाए आपको षड्यंत्र चल रहे थे राजाओं के, विभिन्न देशों के राजाओं के, ठीक है, उससे पहले ही आपको जो नेशनल असेंबली थी उसने अपनी आर्मी तैयार कर ली और ऑस्ट्रिया और प्रूशिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। ठीक है, बस अब इतना होना ही बाकी था कि क्या हुआ कि जितने भी आपको फ्रांस के आसपास के प्रोविंसेस से, डिफरेंट रीजन से आपको जो युवा थे, जो लोग थे, जो युद्ध लड़ सकते थे, वो पेरिस में इकट्ठा होना उन्होंने चालू कर दिया। ठीक है, पेरिस क्या थी, पेरिस एक तरीके से आप कैपिटल बोल सकते हो, ठीक है, फ्रांस का। ओके, आज भी फ्रांस का कैपिटल पेरिस ही है। ठीक है, तो एक तरीके से जंक्शन के रूप में पेरिस को देखा गया और लोग पूरे फ्रांस के डिफरेंट प्रोविंसेस से एक जगह इकट्ठा होना चालू हो गए। किस लिए? क्योंकि वो ये युद्ध लड़ना चाहते थे, क्योंकि यह युद्ध कोई आम युद्ध नहीं था। यह युद्ध था किनके खिलाफ? यह युद्ध था राजशाही सिस्टम के खिलाफ। एक तरफ आम जनता थी और दूसरी तरफ पूरी की पूरी राजतंत्र सिस्टम थी। ठीक है, एरिस्टोक्रेटिक सिस्टम था, किंग्स थे। तो ये वार को एकदम आप कह सकते हो आम जनता और राजाओं के एकदम आपने सामने लड़ते हुए हम लोगों ने देखा। और इसमें आपको जो भारी था पल्ला जिनका, वो थे आपको आम जनता के लोग, क्योंकि इनकी क्या थी, जनसंख्या ज्यादा थी, इनकी आर्मी मजबूत थी। ठीक है, और राजा जितने भी थे आपको समहाउ आपको इनकी वजह से उनकी आर्मी भी अफेक्टेड थी। ठीक है, वेल आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे हम लोग क्या देखेंगे कि पूरे देश से, यानी पूरे आप देखोगे फ्रांस के विभिन्न क्षेत्रों से क्या थे, आपको लोग निकलकर फ्रांस में के पेरिस में इकट्ठा हो रहे थे। इसी वक्त क्या हुआ, आपको फ्रांस को अपना राष्ट्रगान मिला। राष्ट्रगान मतलब नेशनल एंथम। जैसे हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन है, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, बिल्कुल उस वैसे ही आपको फ्रांस का भी कोई राष्ट्रगान होगा। इसी दौरान क्या हुआ, आपको फ्रांस का राष्ट्रगान बाहर निकल कर आया। ठीक है, कैसे? तो एक आपको गीत था जिसका नाम था मार्सेलेस। इसके लेखक थे रॉजर डे लिस्ले। ओके, इन्होंने इस गीत को लिखा था, परंतु उन्हें ये नहीं पता था लिखते वक्त कि यह गीत कभी क्या होगा, फ्रांस का राष्ट्रगान बन जाएगा। आइए जानते हैं इसके पीछे की घटना, इसके पीछे की कहानी को। जब लोग क्या हो रहे थे, पूरे फ्रांस के डिफरेंट प्रोविंसेस एक जगह इकट्ठा हो रहे थे, तो मार्सेल नाम करके एक जगह है, जैसा कि अब आप इमेज में देख रहे हो। मार्सेल वाज अ टाउन which was situated in the southern part of the France और in the northern part of the Mediterranean Sea। यहां से लोग क्या कर रहे थे, ठीक है, मार्सेल से लोग पेरिस की तरफ कूच कर रहे थे। जितने भी वॉलंटियर्स थे वो क्या कर रहे थे, मार्सेल की तरफ से पेरिस की तरफ कूच कर रहे थे। इस वक्त वो लोग क्या कर रहे थे, आपको इसी गीत को गा रहे थे, जिस गीत को आपको रॉजर डी आपको इजले ने लिखा था। ठीक है, और इस गीत को वो गाते हुए जब लौट रहे थे, तो इस गीत का ही नाम क्या पड़ गया, मार्सेलेस पड़ गया। क्यों? क्योंकि मार्सेले नामक एक टाउन से पेरिस की तरफ गाते हुए उसे कूच कर रहे थे, जा रहे थे। ठीक है, मार्च कर रहे थे। ठीक है, तो इसके पीछे एक छोटी सी ये आपको कहानी है जो आपको जाननी थी। आपको एक वन लाइन क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ जाता है, वाज द राइटर ऑफ द नेशनल एंथम ऑफ द फ्रांस। ठीक है, व्हाट वाज द नेशनल एंथम ऑफ द फ्रांस। ठीक है, इस तरीके की चीजें आपको क्वेश्चन के रूप में बनकर आ जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि युद्ध तो हो रहा था और युद्ध में बहुत से क्या कर रहे थे, आपको लोग शामिल हो रहे थे, परंतु आपको ये बात पता है कि जब भी युद्ध होता है तो युद्ध का एक यूनिवर्सल ट्रुथ यह है कि युद्ध से जितना देश को मुनाफा नहीं होता, उससे कहीं ज्यादा उसमें उससे नुकसान हो जाता है। भले ही वह देश क्या हो, जीता हो या हारा हो, डजंट मैटर। अगर कोई देश जीतता भी है तब भी उसे काफी ज्यादा नुकसान सहना पड़ता है। ठीक है, आइए बात करते हैं यहाँ पर कैसे सिचुएशंस अराइज हुई। यहाँ पर भी सेम सिचुएशंस अराइज हुई, यानी कि इकोनॉमिक क्राइसिस पूरे फ्रांस में फैल गया, आर्थिक संकट फैल गई, फूड्स ग्रेन्स के जो क्या थे बहुत ज्यादा शॉर्टेज देखने को मिले।
जितने भी पुरुष थे फ्रांस के वो युद्ध में शामिल हो गए, ठीक है। वार में आप वो लोग क्या हो गए, आपको फ्रंट लेवल पर आपको लड़ रहे थे, परंतु महिलाएं जो थी पूरे फ्रांस की, बच्चे जो थे, ठीक है, उन लोगों के सर्वाइवल पर क्या हो गया, सवाल उठ गया। तो उन लोगों ने अपने सर्वाइवल को पॉसिबल बनाने के लिए छोटे मोटे टास्क और आप कह सकते हो कि छोटे मोटे ऑक्यूपेशंस में वो लोग इन्वॉल्व हो गए, ताकि आप कुछ अर्निंग्स कर सके और अपने लाइफ को पॉसिबल बना सके। वेल, तो ये घटनाएं आपको कब घट रही थी, जब फ्रांस की जनता, ठीक है, किंगशिप के खिलाफ लड़ रही थी, ठीक है, और किंगशिप की तरफ ऑस्ट्रिया भी थे, प्रूशिया भी थे, ठीक है। तो एक छोटी सी घटना आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसी वक्त क्या होता है, जब इकोनॉमिकल क्राइसिस होती है, तो 1791 में बनाया गया जो संविधान था, ठीक है, 1791 में बनाया गया जो क्या था, संविधान था, ठीक है, इसकी जो ड्रॉबैक्स मैंने आपको बताई थी, ठीक है, उस ड्रॉबैक्स की वजह से कुछ लोग क्या कहने लगे, ये संविधान क्या था, गलत था, ठीक है। ये इस संविधान में क्या था, आपको जो सिटीजन्स थे उन्हें पैसिव सिटीजन्स बना दिया गया था। पैसिव समझते हो, पैसिव मतलब होता है क्या, इनएक्टिव, ठीक है, जो सक्रिय नहीं है, जिनका योगदान कुछ भी नहीं है देश में, ठीक है। और यह सबसे बड़ी इसकी क्या थी, आपको ड्रॉबैक थी, वो यह कि यह रिचर क्लासेस जो थे, रिचर लोग जो थे, आप या फिर आप कह सकते हो जो रिच क्लासेस थे, आपको मिडिल क्लासेस के रिच क्लासेस, वो लोग क्या कर रहे थे, आपको इस संविधान से उन लोगों को पॉलिटिकल राइट सारे के सारे मिले हुए थे, परंतु लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जैसे आप कह सकते हो आर्टिशंस, पीजेंट्स, ठीक है, फार्मर्स कह सकते हो, या फिर कह सकते हो जिनके शॉपकीपर्स जो थे, ठीक है, वॉच मेकर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मॉल ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व जो लोग थे, उनको किसी प्रकार का कोई भी पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिया गया था, ठीक है। तो आप जानते हो जब त्रासदी आती है, जब परेशानियां आती हैं, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, एक से ज्यादा आपको देखना विचलित हो जाते हैं और विभिन्न तरीके के क्या करते हैं, आपको पहले से भी चल रहे हैं जो परेशानियां हैं उसके खिलाफ भी लड़ाई चालू कर देते हैं, ठीक है। आसान भाषा में समझिए, यानी कि जब संविधान बना 1791 में, ओके, तो संविधान बनने के बाद हुआ क्या, जो लोअर सेक्शन की सोसाइटी के लोग तो उनको अधिकार नहीं मिला, ठीक है। क्यों नहीं मिला, क्योंकि वो आपको एज 3 दिन का लेबर का जो आपको वेज थे, तनख्वाह था, उसको आपको एज अ टैक्स पे नहीं कर सकते थे, ओके। उसमें भी 25 वर्ष की उम्र के जो पुरुष थे सिर्फ वही आपको वोट दे सकते थे, महिलाओं को तो ये पूरी तरीके से अधिकार था ही नहीं, बैन थी महिलाएं वहां पर वोटिंग राइट्स के मामले में और डिफरेंट राइट्स के मामले में। तो वो जो था, आपको एक तरीके से कह सकते हो, वो जो सेंटिमेंट्स लोगों ने आपको, लोगों के सेंटिमेंट्स उस वक्त हट हुए थे, ठीक है, पर उन लोगों ने उस वक्त क्या है, कुछ नहीं कहा, परंतु फिर से जो गवर्नमेंट थी, ओके, वो एक तरीके से डिसबैलेंस पूरे फ्रांस में क्रिएट हो गया युद्ध होने की वजह से, ठीक है। मैंने आपको बताया युद्ध किसके बीच हो रहा था, फ्रांस वर्सेस प्रूशिया प्लस ऑस्ट्रिया, ठीक है, और इसमें फ्रांस के जो राजा थे, ठीक है, वो भी शामिल थे, ये तो आपको पता ही है। अभी हम देखेंगे फ्रांस के राजा के साथ क्या हुआ, परंतु ये छोटी सी कहानी, इसमें आपको जानना क्या है कि इस वक्त इस पूरे फ्रांस में क्या चल रहा था, लोगों ने पॉलिटिकल राइट्स लेने के लिए पॉलिटिकल क्लब्स बनाने चालू कर दिए। क्लब क्या होता है जानते हो, क्लब बेसिकली क्या होते हैं, छोटी छोटी आपको कह सकते हो कुछ स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पीपल के कुछ असेंबल होने की जगह होती है, यहाँ जहां लोग क्या होते हैं शाम में जुटते हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज को डिस्कस करते हैं, आगे के प्लान के बारे में वो डिस्कस करते हैं कि कैसे होने चाहिए, ठीक है, आपको लड़ाई कैसे जारी रखी जानी चाहिए या लड़ाई बंद कर देनी चाहिए, ठीक है, जो रेवोल्यूशनरी वार कंटिन्यू चल रहा था वो बंद कर देनी चाहिए या जारी रखनी चाहिए, ठीक है। तो क्या हुआ, ऐसे पॉलिटिकल क्लब्स में वो मिलने लगे और उन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि जो रेवोल्यूशनरी वार चल रहे हैं, ठीक है, वो जारी रहेगा। क्यों जारी रहेगा, क्योंकि अभी भी पूरी तरीके से जो लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनको अधिकार नहीं प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, उनको पूरी तरीके से आजादी या फिर पूरी तरीके से जो राइट्स मिलने चाहिए वो नहीं मिले हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो जानेंगे क्या कि इन्हीं पॉलिटिकल ग्रुप्स में से एक फेमस पॉलिटिकल ग्रुप था जिसका नाम था आपको क्या, जैकोबिन क्लब, ठीक है, जिसका नाम था आपको जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब काफी फेमस एक आपको क्या था, क्लब था, जहां आपको
बहुत से लोग इसके कह सकते हो आप मेंबर थे, पूरे फ्रांस में फैला हुआ था और लोग गली गली मोहल्लों में इकट्ठा होते हैं, आपस में बात करते हैं और जैकबिन क्लब के जो आपको आइडियाज थे, ठीक है, आप या फिर आप कह सकते हो उनके जो व्यूज थे उसको स्प्रेड करते लोगों के बीच पहुंचाते हैं, ठीक है। अब ये जैकबिन क्लब जो था, ये जैकबिन क्लब ही नाम क्यों पड़ा? तो सेंट जैकबिन की एक क्या थी, कॉन्वेंट थी पेरिस में, जैसा कि अभी आप इमेज में देख रहे हो, ठीक है। ये क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है, एक रिलीजियस प्लेस है, ठीक है। तो सेंट जैकबिन का ये क्या है, आपको एक रिलीजियस प्लेस है, पेरिस में सिचुएटेड है, इसके नाम पर ही जैकबिन क्लब का नाम पड़ा, ठीक है, ओके। वेल, जैकबिन क्लब के लीडर कौन बने? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। ध्यान से सुन लीजिए ये नाम, क्योंकि इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो आपको मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर से ही पूरी तरीके से क्या आपको घिरा हुआ, इनके आसपास ही कहानी चलेगी, ठीक है। तो हमने क्या जाना अभी तक? यह जाना कि फ्रांस के जो राजा थे वो क्या करते, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर षड्यंत्र कर रहे थे, ठीक है। जब तक वो अपने षड्यंत्र में कामयाब हो पाते, उससे पहले ही नेशनल असेंबली ने क्या कर दिया, ऑस्ट्रिया और प्रूशिया के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। अब जब वॉर छिड़ गई तो फ्रांस के विभिन्न क्षेत्रों से जितने भी युवा थे, जितने भी पुरुष थे, सभी वार में कूद पड़े। अब जब युवा वार में कूद पड़े तो महिलाओं ने क्या कर लिया, आपको कामकाज संभाल लिया, ठीक है। सर्वाइवल के लिए अपनी जो अर्निंग्स थी वो करनी चालू कर दी। और जब ऐसा हुआ तो फिर आप देखोगे कि जो बचे कुछ जनता थी आपको पूरे फ्रांस में, उन लोगों के बीच जो क्या था, आपको ये कह सकते हो तैयारी अंदर ही अंदर चल रही थी। और ये तैयारियां किसकी वजह से चल रही थी? क्योंकि 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स दिए गए थे वो राइट्स पूरी तरीके से उनको नहीं दिए गए, तो उन लोगों ने क्या कर दिया, उन लोगों ने पॉलिटिकल क्लब्स बना लिए। और इस पॉलिटिकल क्लब में एक क्लब काफी ज्यादा फेमस हुआ पूरे फ्रांस में, उसका नाम था जैकबिन क्लब। और जैकबिन क्लब के जो लीडर बने वो कौन थे? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, ठीक है। नाम याद रख लीजिए क्योंकि बार-बार एग्जाम्स में आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर इस क्लब के क्या बने? लीडर बने, ठीक है। अब एक और चीज जान लीजिए कि पूरे जैकबिन क्लब में जितने भी मेंबर्स थे वो क्या थे, आपको लेस प्रोस्पेरस, ठीक है, अनएजुकेटेड, लोअर क्लास के लोग थे, ठीक है। आसान भाषा में मैं अभी बात करता हूं, जैसे आप देखोगे अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास, ठीक है। अपर क्लास में आपने देखा क्या, किंग। मिडिल क्लास में जो आप देखोगे थोड़े रिच लोग, और लोअर क्लास में आप पुअर लोगों को देखोगे, ठीक है। इससे पहले का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, अपर क्लास के पास एब्सोल्यूट मोनार्की थी। एब्सोल्यूट मोनार्की को लोग मिडिल क्लास ने क्या किया, आवाज उठाया, लड़ा और इसे खत्म करके क्या वो ले आ गए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लेकर आ गए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लेकर आ गए, ठीक है। और ऐसा करने की वजह से लोअर क्लास को भी हिम्मत मिला, ठीक है। जो गरीब लोग थे उनको भी हिम्मत मिली कि अगर मिडिल क्लास इनके खिलाफ लड़ सकते हैं तो हम भी मिडिल क्लास के खिलाफ लड़ सकते हैं और इनके खिलाफ भी लड़ सकते हैं। आ रहा समझ में मैं क्या कह रहा हूं? तो इससे पहले जब क्या थी, सारी चीजें नॉर्मल चल रही थी, राजा का शासन था तो कोई आवाज नहीं उठाता था, परंतु मिडिल क्लास ने जब आवाज उठाया तो उसके बाद क्या है, लोअर क्लासेस के लोगों के पास भी क्या मिली, एक ताकत मिली, ठीक है। उन्हें भी एक ऐसी ताकत मिली कि वो आवाज उठा सकते हैं, उन्हें ऐसा लगा कि वो आवाज उठा सकते हैं और मिडिल क्लास के खिलाफ लड़ सकते हैं, अपर क्लासेस के खिलाफ लड़ सकते हैं। क्यों? अब मिडिल क्लास के खिलाफ लड़ना क्यों है? क्योंकि मिडिल क्लास ने क्या किया, यहां से पावर निकालकर अपने पास डाल लिया, क्योंकि ये पावर इनको भी देना था तो यहां तक पावर नहीं पहुंचा। तो जब पावर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में, तो जाहिर सी बात है उनके सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे, और जब सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे तो वो लोग वॉइस क्या करेंगे, अपने रेज करेंगे, अपनी आवाजें उठाएंगे। समझ पा रहे हो? ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था, सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट था। अभी हम लोगों ने यही कॉन्सेप्ट देखा है, ठीक है, कि राजा को हटाने के बाद मिडिल क्लास के लोग क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाए, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जब खत्म हुई तो रिपब्लिक आ गया। अभी देखेंगे कैसे रिपब्लिक में ये टर्न हो रहा है, ठीक है। रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट आ गया, तो बिल्कुल इस सेम पैटर्न पर अभी हमारी कहानी आगे बढ़ रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो जैकबिन क्लब के जितने भी मेंबर्स थे वो अपने आप को, या फिर यूं कहें कि जैकबिन क्लब्स में जो कुछ ग्रुप के लोग थे, ठीक है, वो सैंस क्यूलोट्स कहलाए, ठीक है, सैंस क्यूलोट्स कहलाए,
अब ये सैंस क्यूलोट्स क्यों कहलाए? जैकबिन क्लब में कुछ ग्रुप के जो लोग थे उनको सैंस क्यूलोट्स कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि वो आपको फुल पैंट पहनना उन्होंने चालू कर दिया और फुल पैंट के साथ उन्होंने रेड कैप पहननी चालू कर दी। जैसा अभी आप इमेज में देख रहे हो, ये एक कपल है, ठीक है, सैंस क्यूलोट्स कपल। अब ये कैसे अलग है लोगों से? तो देखिए क्या होता है, जो क्रांतिकारी होते हैं, ठीक है, वो अपने आप के लिए क्या बनाते हैं, कोई निशान बनाते हैं, एक अपनी पहचान बनाते हैं दूसरों से अलग दिखने के लिए, ठीक है, अपनी एक कह सकते हो वो मोटो बनाते हैं, एक अपनी ग्रुप बनाते हैं, सब कुछ अपना अलग रखने की कोशिश करते हैं ताकि वो बाकी लोगों से अलग दिख सके, ठीक है, और लोग उन्हें देखकर ही पहचान जाए कि यह व्यक्ति क्रांतिकारी है या इस क्रांति दल से जुड़ा हुआ है, ठीक है, रेवोल्यूशनरी। ये क्या है, आपको एक पर्सन है। वेल, तो सैंस क्यूलोट्स क्या थे, इसको जानने से पहले आपको जानना चाहिए कि नी ब्रिजेस क्या है। वेल, जो राजा हुआ करते थे वो लोग देखोगे आपको शॉर्ट नी ब्रिजेस पहना करते थे, ठीक है, वो लोग फुल पैंट की तरह नहीं पहना कर दिया करते थे। परंतु जो नए आपको लोग आए, जैकबिन क्लब के मेंबर्स हैं, उन लोगों ने फुल पैंट भी पहनना चालू कर दिया और लाल टोपी पहननी चालू कर दी। क्यों? क्योंकि वो अपनी एक अलग पहचान चाहते थे पूरे फ्रांस में, ठीक है। एक चीज यहां पर जाननी है आपको, क्या वो कि फुल पैंट के साथ जो टोपी थी, लाल टोपी, ये लिबर्टी की सिंबल थी। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियोस में बताया है, सारे सिंबल्स को डिस्कस किया एक करके, आप वहां जाकर उस चीज को अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। रेड कैप क्या थे? रेड कैप्स आपको लिबर्टी के सिंबल्स थे, आजादी के प्रतीक थे। तो ये क्या थे, अपने आप को पहले गुलाम इन्हें माना जाता था, अब ये उस रेड कैप को पहनते थे। क्यों? क्योंकि वो एज अ सिंबल यूज किया करते थे, किसके खिलाफ? राजाओं के खिलाफ, एरिस्टोक्रेसी सिस्टम के खिलाफ, किंगशिप के खिलाफ, हेरेडिटरी किंगशिप के खिलाफ। समझ पा रहे हो, ठीक है। परंतु ये रेड कैप पहनने किनको अलाउ नहीं था? आपको महिलाओं को पहनना अलाउ नहीं था, ठीक है, ऐसा कोई सिस्टम आपको महिलाओं के लिए नहीं था, ठीक है। आप जैसा इमेज में देख रहे हो, महिलाएं रेड कैप नहीं पहनी हुई है। वेल, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था जिसे मुझे आपको ये बताना था। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 1792 में जितने भी जैकबिन क्लब्स के जो मेंबर्स थे, उन लोगों ने क्या प्लान किया? एक इंसरेक्शन प्लान किया। अब आप पूछोगे इंसरेक्शन क्या है? इंसरेक्शन मींस रिवोल्ट, हिंदी में इसे आप विद्रोह कह सकते हो, ठीक है। यानी कि जितने भी जैकबिन क्लब्स के पूरे फ्रांस में मेंबर्स थे, उन लोगों ने, ठीक है, 1792 में यह प्लान किया कि अब वो क्या करेंगे, जो गवर्नमेंट चल रही कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की, उसके खिलाफ विद्रोह करेंगे। वजह क्या थी? वजह वही थी, आर्थिक संकट की वजह। आर्थिक संकट की वजह से फूड क्रॉप्स, फूड ग्रेन्स मार्केट में पहुंच नहीं पा रहे थे, और प्रॉपर जब फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज होती है तो आपको पता है उसके प्राइसेस क्या हो जाते हैं, स्काईरॉकेटेड हो जाते हैं, आसमान को छूने लगते हैं, और जो गरीब लोग हैं, जाहिर सी बात है, वो क्या नहीं कर पाएंगे, वो फूड ग्रेन्स खरीद नहीं पाएंगे, ब्रेड खरीद नहीं पाएंगे, जिससे उनके सर्वाइवल में क्या होगा, आपको काफी परेशानियां आएंगी। तो मुख्य वजह सिंपल सी है थी, आपको फिर से विद्रोह करने की, कि आर्थिक संकट फिर से पूरे फ्रांस में फैल चुका था। यानी सरकार राजा से तो बदलकर, आपको कह सकते हो एब्सोल्यूट मोनार्की से बदलकर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गई, परंतु आर्थिक संकट अभी भी खत्म नहीं हुआ, ठीक है। तो लोगों ने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, फिर से हमला करेंगे। तो मैं आपको याद दिलाता हूं, 14 जुलाई 1789 में बास्टिल के किलों को क्या कर दिया गया था, ढहा दिया गया था, यानी स्टॉर्म कर दिया गया था। सेम पैटर्न पर या फिर आप कहते हो कैसे सिमिलर लाइन पर आपको 10 अगस्त 1792 को पैलेस ऑफ ट्यूलरीज को क्या कर दिया गया, स्टॉर्म कर दिया गया, ढहा दिया गया। यहां पर भी जो सिचुएशन अराइज थी, आप देखोगे इकोनॉमिकल क्राइसिस की सिचुएशन अराइज थी, जब फ्रांस पूरे फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी। यहां पर भी क्या थी, इकोनॉमिकल क्राइसिस आपको अराइज थी, ठीक है, और फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या हुआ, कंटिन्यू हुआ यहां से। समझ में आया? यानी आप देखोगे यहाँ पर बास्टिल के किलों को ढाया गया था, जैसा अभी आप इमेज में देख रहे हो, और यहाँ पर 10 अगस्त 1792 को क्या किया गया, पैलेस ऑफ ट्यूलरीज को ढा दिया गया, जैसा अभी आप इमेज में देख रहे हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पैलेस ऑफ ट्यूलरीज पर हमला करने के बाद लोगों ने क्या किया, जो किंग थे, किंग को उन्होंने हॉस्टेज बना लिया,
होस्टेज का मतलब क्या? काफी लंबे समय तक उन्हें अपने कैद में रखा, बंदी बनाकर रखा। ठीक है, समझ में आया? किंग को पैलेस ऑफ ट्यूलिरिस के बाद उन लोगों ने बंदी बना लिया, काफी लंबे समय तक अपने कैद में रखने के बाद पैलेस के जितने भी गार्ड थे उनको उन लोगों ने मार दिया, हथियार भी लूट लिए। और इसके बाद क्या हुआ? नेशनल असेंबली ने वोट किया। नेशनल असेंबली ने वोट किया और इस वोट में क्या हुआ? वोट में हुआ कि राजा को जेल भेज दिया जाए। क्यों? क्योंकि राजा ने अपने देश के खिलाफ षड्यंत्र किया था। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? यानी कि जो लोग सिर्फ फ्रांस में आर्थिक स्थिति की वजह से परेशान नहीं थे, ठीक है, वो राजा के षड्यंत्र से भी क्या थे? नाराज थे, गुस्सा थे। तो उन लोगों ने आपको उनकी पैलेस पर हमला करके राजा को होस्टेज बना लिया और होस्टेज बनाने के बाद नेशनल असेंबली में वोटिंग हुई कि राजा को कहां भेजा जाए, अब इसके साथ क्या किया जाए। तो राजा को इम्प्राइजन कर दिया जाए, ठीक है, यानी उन्हें जेल में डाल दिया जाए। राजा को क्या कर दिया जाता है? जेल में डाल दिया जाता है और उसके ऊपर क्या होती है? आपको कह सकते हो केसेस चलाए जाते हैं। इस केसेस में आपको राजा के ऊपर ट्रेजन का चार्ज लगता है। ट्रेजन समझते हो? ट्रेजन हम कहते हैं देशद्रोह, धोखाधड़ी, धोखाबाजी। किनके साथ? अपने देश के लोगों के साथ। तो जैसे राजा के ऊपर ट्रेजन के चार्जेस लगे, राजा को क्या कर दिया गया? किंग को एग्जीक्यूट कर दिया गया। एग्जीक्यूट मतलब मृत्यु की सजा दे दी गई और वो क्या हो गए? मारे गए। जैसे अब अभी आप इमेज में देख रहे हो, ठीक है, लुईस 16 को एग्जीक्यूट कर दिया गया। एग्जीक्यूट करने के बाद सेम उनके फैमिली मेंबर्स के साथ भी हुआ, जिनमें उनकी पत्नी मैरी एंटोनेटे भी थी। ठीक है, मैरी एंटोनेटे को भी क्या कर दिया गया? बाद में मृत्यु की सजा दे दी गई और ये खत्म हो गए। इसी वक्त एक आपको डेट जो याद रखना वो यार 21 सितंबर, ठीक है, 1792, जब लोगों ने क्या किया? लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को एबलिश करके रिपब्लिक की स्थापना की। ध्यान से सुनिएगा, अभी क्या हो रहा है देखोगे, जब राजा ही खत्म हो गया तो कॉन्स्टिट्यूशन में से मोनार्की सब निकल गया। समझ रहे हो? यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो थी, तो जब राजा मर गया, राजशाही खत्म हो गई, तो मोनार्की सिस्टम ही हट गया, मोनार्की वर्ड ही खत्म हो गया। ठीक है, तो अब कॉन्स्टिट्यूशन से किसको बना दिया गया? उन लोगों ने रिपब्लिक बना दिया अपने देश में। रिपब्लिक को मैंने बताया था रिपब्लिक की डेफिनेशंस क्या है। ठीक है, आपका देश भी रिपब्लिक है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि जिस देश के जो हेड होंगे, जैसे हमारे देश में जो हमारे प्रेसिडेंट है, वो चुन कर जाते हैं। ठीक है, अगर वो चुन कर क्या है, वो उस पद पर जाते हैं, तब वो देश अपने आप को रिपब्लिक कह सकता है। ठीक है, क्लियर है? आप यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड को रिपब्लिक नहीं कह सकते, क्योंकि वहां पर क्या है, आपको जो उस देश की आपको जो हेड है वो रानी है, और वो रानी चुन कर नहीं आती, वो हेरिडिटी चलता है, यानी कि एक परिवार के बाद उनके पुत्र ऐसे बढ़ता चला जाता है। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया? वेल, आगे बढ़ते हैं। आपने क्या अभी तक देखा कि जो राजा थे उनको मृत्यु की सजा दी गई, किसकी वजह से? ट्रेजन के चार्जेस लगाए गए, धोखाधड़ी और देशद्रोह का चार्ज लगा। उसके बाद आपको वहां के जो लोग थे, जो आपको क्या कर रहे थे, इस बात से नाराज थे कि राजा तो उनके खिलाफ षड्यंत्र कर ही रहे हैं, परंतु जो रिचर क्लासेस है, ठीक है, जो मिडिल क्लास के जो रिच क्लास है, ठीक है, रिच पीपल लोग हैं, उन लोगों के पास सारा क्या है, आपको राइट्स है। तो उन लोगों ने क्या किया, 21 सितंबर 1792 को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का सिस्टम खत्म करके रिपब्लिक का सिस्टम वो लेकर आ गए, और सभी को 21 साल से ऊपर के जितने भी लोग थे, कौन? मेन। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मैं महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूं। पहले क्या था, ये उम्र 25 साल था, अभी क्या कर दिया गया, ये उम्र घटा दिया गया और 21 साल कर दिया गया। यानी कि जैसे ही रिपब्लिक बनाया गया पूरे फ्रांस में, वहां पर जो वोटिंग राइट्स की जो एज लिमिट थी उसको घटाकर 21 कर दिया गया, और 21 से ऊपर के जितने भी मेन थे यानी पुरुष थे, उनके पास क्या आ गए, वोटिंग के अधिकार आ गए। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोगों ने अपने क्या पूरे इस इवेंट्स ऑफ सीरीज को समझा कि कुछ घटनाएं थी, उन घटनाओं ने क्या किया, आपको यह रूप दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से वो रिपब्लिक में क्या हो, वहां की गवर्नमेंट, वहां की सरकार क्या होगा, चेंज हो जाए। ठीक है, आशा करता हूं अभी तक जानकारियां आपको समझ में आई होंगी। और अभी इसके बाद जो हम लोग टॉपिक देखेंगे वो होगा द रेन ऑफ टेरर, यानी आतंक का समय।
ठीक है, और यहाँ पर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर की कहानी चलेगी। ठीक है, किस प्रकार से मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने एज अ लीडर लोगों को क्या क्या काफी परेशान किया और अपने कह सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रूएल पॉलिसीज की वजह से लोगों को मृत्यु की सजा भी दी। ओके, आइए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका शीर्षक है द रेन ऑफ टेरर। इससे आप क्या समझते हो? इस पूरे शीर्षक का हिंदी में मतलब होता है आतंक का समय। जी हाँ, बिल्कुल आतंक का समय। अब आपके मन में एक सवाल उठेगा कि जब चीज़ें सब कुछ ठीक चल रही थी, फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल, आपको एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ चुकी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से अब रिपब्लिक भी आ चुका था, तब ये रेन ऑफ टेरर क्यों आया, यानी आतंक का समय फिर क्यों आ गया? तो इसके पीछे की छोटी एक कहानी है जिसे हम अभी डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ओके, बात करते हैं मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर की। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर वाज द लीडर ऑफ द जैकबिन क्लब। ठीक है, और जैकबिन क्लब क्या था? पूरे फ्रांस में एक ऐसा आपको क्लब था, लोगों के समूह का एक ग्रुप था, समूह था, आप कुछ भी कह लो, जो क्या होते थे, एक जगह इकट्ठा होते थे और जिन लोगों ने विद्रोह करके रिपब्लिक गवर्नमेंट लाई थी पूरे फ्रांस में। ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा था, पर 1793 से 1794 की इस ड्यूरेशन को, इस समय को द रेन ऑफ टेरर कहा गया पूरे फ्रांस में। वजह एक आदमी था जिसका नाम था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। जी हाँ, यह वही मसीहा, वही लीडर है जिसको लोगों ने ही चुना था, लोगों के बीच से ही यह निकल कर आया था, परंतु अपनी लालच की वजह से, अपनी क्रूएल पॉलिसी की वजह से ये इनफेमस होता चला गया और बाद में इसे मृत्यु की सज़ा भी मिली। ठीक है, आइए बात करते हैं इसकी कहानी की। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जैसे ही सत्ता में आया, ठीक है, उसके आने के बाद उसने जो पॉलिसी अपनाई, उस पॉलिसी को हम कहते हैं पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। जी हाँ, यानी कि पूरी तरीके से एक अपनी मजबूत पकड़ बनाना चाहता था फ्रांस के हर एक लोगों तक, हर एक घर तक। ठीक है, और उनके बीच एक डर का माहौल पैदा कर देना चाहता था कि लोग क्या करें, उसके खिलाफ आवाज़ ना उठाएं। ओके, इस पॉलिसी के तहत उसने क्या किया, बहुत सी चीज़ें इंट्रोड्यूस की। ठीक है, उन सारे प्रोविजंस को देखेंगे, उससे पहले जान लीजिए कि जितने भी मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के जो दुश्मन थे, उन दुश्मनों को उन्होंने क्या करना चालू कर दिया, धीरे धीरे मरवाना चालू कर दिया, उन्हें जेल में डलवाना चालू कर दिया, अरेस्ट करवाना चालू कर दिया, गिलेटिन पर चढ़ाना चालू कर दिया। ओके, क्यों? क्योंकि वो उनके दुश्मन थे। और मुख्य दुश्मन कौन थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के? नोबिलिटी और क्लर्जी से बिलोंग करने वाले जितने भी लोग थे। ठीक है, इतना ही नहीं, जैकबिन क्लब के जो सदस्य थे, जो आपको कह सकते हो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर की जो पॉइंट व्यूज थी, ठीक है, उसके खिलाफ थे, या फिर कह सकते हो उससे सहमत नहीं थे, उन्हें भी वो क्या करता, उन्हें भी वो अरेस्ट करवाता और उन्हें भी सजा देता, मृत्यु की सजा दे देता, पनिश करता। समझ में आया? तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि एक डिक्टेटर का रूल फिर से आ गया था पूरे फ्रांस में। यानी आप जिसे लीडर के रूप में आपने नियुक्त किया, वह लीडर अब क्या हो गया, डिक्टेटर हो गया है। लीडर ना बनकर डिक्टेटरशिप जब हो जाती है, तब फिर से एक विद्रोह उठती है। ठीक है, सेम वही चीज़ें हुई। आइए जानते हैं पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट के क्या क्या प्रोविजंस थे, कौन कौन सी चीज़ें आपको मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने इंट्रोड्यूस किया। पहली सबसे पहली चीज़, वो सारे एनिमीज को वो क्या करता, अपना पकड़ पकड़ कर सजा देता। दूसरी चीज़, उसने एक लॉ लेकर आया, लॉ लेकर उसने एक लॉ इंट्रोड्यूस किया। उस लॉ में क्या था कि जो वेजेस थे और जो प्राइसेस थे, यानी जो तनख्वाह थी, लोगों को मिलने वाली जो तनख्वाह होती है और जो प्राइसेस होते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के मार्केट में, उसके लिए एक सीलिंग कर दी, यानी उसको पूरी तरीके से फिक्स कर दिया। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि मार्केट में जो जो प्रोडक्ट्स उतर रहे हैं उसके प्राइसेस क्या होंगे। ठीक है, और गवर्नमेंट ही तय करेगी कि लोगों की तनख्वाह क्या होगी। समझ में आ गया? तो ये सबसे पहली उनकी क्या थी, एक तरीके से आप कह सकते हो एक क्रूएल पॉलिसी थी। ठीक है, इसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो देखो कि क्या नेक्स्ट हमारा है, मीट और ब्रेड की राशनिंग चालू हो गई। उसके बाद आप बढ़ोगे तो पीजेंट्स फोर्स्ड टू सेल देयर प्रोडक्ट्स इन द सिटीज ऑन अ फिक्स्ड प्राइस, विच मीन्स दैट कि जितने भी किसान थे जो आपको कंट्री साइड में यानी देहाती क्षेत्रों में काम किया करते थे, उनको मजबूर किया गया कि आप शहरों में आओगे, अपने उत्पादों को वहाँ बेचोगे, और वो भी उन दामों पर जिसको सरकार ने क्या किया है, तय किया है। ठीक है, आपको मुनाफा होता है नहीं होता उसे सरकार को मतलब नहीं है। सरकार चाहती थी बैलेंस बनाकर चले पूरे समाज में, पर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी वजह से लोग धीरे धीरे नाराज भी हो रहे थे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉलिसी आती है वो यह कि
जितने भी एक्सपेंसिव आइटम्स थे, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आप देखोगे फीचर था उसके पॉलिसी का, ठीक है। जितने भी एक्सपेंसिव आइटम थे, यानी आपके पास अगर क्षमता है कि आप महंगा ब्रेड खा सकते हो, महंगे कपड़े पहन सकते हो, ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने एक पॉलिसी लाई, उसमें कहा कि एक्सपेंसिव जितने भी आइटम्स होंगे, जितने भी फूड होंगे, उसका कंजप्शन किसी को नहीं करना है। सारे लोग इक्वल अमाउंट ऑफ, जो आपको कह सकते हो इक्वालिटी प्रमोट करने के लिए उसने क्या कर दिया, जो भी प्रोडक्ट्स मार्केट में इक्वल दाम पर मिल रहे हैं उसे ही खाना है, ठीक है। एज फॉर एग्जांपल देखते हैं, अगर मान लीजिए एक शख्स से ए है और बाकी शख्स से बी सी डी, ओके, इसकी तनख्वाह मान लीजिए 50 रुपये है और इन लोगों की संख्या तनख्वाह मान लीजिए 25 रुपये है, ठीक है, ओके। ब्रेड में जो मार्केट में जो हमारे ब्रेड्स मिलते हैं, मार्केट में ब्रेड मिलते हैं, ब्रेड क्या है आपको 2-3 तरह के मिलते हैं, या फिर कह सकते हो आपकी एक ब्रेड है जिसकी जो कीमत है वो 10 रुपये है, ठीक है। दूसरी ब्रेड है जिसकी कीमत आपको 5 रुपये है, ठीक है। अब क्या था यहाँ पर, ध्यान से सुनना, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने कहा कि मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए वाले ही ब्रेड बिकेंगे, सस्ते वाले ब्रेड ही बिकेंगे। क्यों बिकेंगे? क्योंकि वो इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं। हम क्या करते हैं, जो वेजेस है लोगों का वो फिक्स कर देते हैं और मार्केट में जो प्राइसेस हो वो भी फिक्स कर देते हैं। इससे क्या होगा, लोग क्या होगा, एक ही तरह के तनख्वाह, वो एक ही तरह की जो तनख्वाह होगी, सैलरी होगी वो रिसीव करेंगे और क्या होगा, मार्केट में एक ही तरह के जो फूड्स होंगे, क्लोथ्स होंगे, वो उसको कंज्यूम करेंगे। इससे अनइक्वालिटी नहीं फैलेगी, यानी लोगों के बीच क्या कह सकते हो आप, कन्फ्लिक्ट्स नहीं होगा और सरकार के खिलाफ उनके मतभेद नहीं होंगे, ठीक है। और इनको कोई अधिकार नहीं था कि ये 10 रुपये का जाकर क्या करें, आपको खाए ब्रेड, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें, सीवियर कंट्रोल पॉलिसी उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी, ओके। यानी आप अपने भारत में क्या हो, आपके पास जितना पैसा है, आपके पास ये अधिकार है कि आप कितने भी महंगी चीजें, सस्ती चीजें खाओ, ठीक है, ना खाओ, किसी दूसरे को दे दो, ये आपके ऊपर है। परंतु मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने सीवियर कंट्रोल की पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, जिसमें उन्होंने लोग क्या खा रहे हैं, लोग क्या पहन रहे हैं, लोग कहाँ जा रहे हैं, लोग क्या आपको सोच रहे हैं, करना चाहते हैं, लोग कहाँ काम कर रहे हैं, लोगों की तनख्वाह क्या, सभी को डिसाइड करना चालू कर दिया, ओके। और आपको पता है, जब कंट्रोल मजबूत होता चला जाता है किसी चीज़ के ऊपर, ठीक है, तो कह सकते हो जो बर्दाश्त करने की क्षमता है वो एक समय आने के बाद खत्म हो जाती है, ठीक है। समझ में आया? वेल, तो ये एक था। और इसके बाद आप देखोगे सर और मैडम। पहले फ्रांस में सर और मैडम का कॉन्सेप्ट चला करता था, ठीक है। सर लोगों को बोला जाता था, मैडम औरतों को बोला जाता था। परंतु यहाँ पर भी इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट क्या किया, आपको मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने लाया और कहा सर और मैडम के कॉन्सेप्ट्स को हम नहीं चलाएंगे, ठीक है, हम चलाएंगे सिटोयन। सिटोयन इसका मतलब होता है सिटीजन, यानी सारे लोगों को सिटीजन कहा जाएगा, सर मैडम नहीं कहा जाएगा। यानी स्पेशल जो आप देखोगे यहाँ पर उनको क्या दिया जा रहा है, रिकमेंडेशन आप कह सकते हो कि उनको एक पहचान दी जा रही है, सर बोलकर, मैडम बोलकर, ठीक है, वो उन्हें नहीं दिया जाएगा, उन्हें वो उस तरीके से नहीं पुकारा जाएगा, सभी सिटीजन कहलाएंगे, यानी सिटीजन कहलाएंगे, ओके। इस तरीके से उसने क्या किया, अपने पूरे समाज में पकड़ बनाने की कोशिश की। परंतु आपको पता है कि एक समय आता है जब लोग क्या हो जाते हैं, इन सारी चीज़ों से आपको नाराज हो जाते हैं। चर्चों की बात कर लेते हैं, जितने भी चर्च थे सबको बंद करके उसने क्या करा दिए, उसने बैरक्स खुलवा दिए, गवर्नमेंट ऑफिसेस खुलवा दिए, ठीक है। और आपको पता है नोबिलिटी और क्लर्जी को पहले से क्या कर रहे थे, वो उन्होंने टारगेट कर रखा था, उनको मार रहा था, ठीक है। तो चर्च को बंद कराने के बाद उसको बैरक्स और गवर्नमेंट ऑफिसेस में तब्दील कर दिया गया, ठीक है, चेंज कर दिया गया। लोगों को क्या लगा कि ये हमारे लीडर जो हम लोगों ने चुना है, या फिर ये जो लीडर है ये पूरे फ्रांस के लिए सही नहीं है, आने वाले फ्रांस के भविष्य के लिए सही नहीं है। तो लोगों ने फिर से क्या किया, उसके ऊपर ही मॉडरेशन चलाने के लिए एक आवाज़ उठाई, ठीक है। उन लोगों ने क्या किया, कहा कि हमें मॉडरेशन करानी है, किसके ऊपर, उनके ऊपर केसेस चलाने। और मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को, ठीक है, फिर से कोर्ट में आपको कह सकते हो आप पेश किया गया और वहाँ पर उन्हें गिल्टी पाया गया। वहाँ पर जब उन्हें गिल्टी पाया गया तो उन्हें क्या कर दिया गया, आपको जुलाई 1794 में, जुलाई 94 में क्या कर दिया गया, गिलेटिन पर चढ़ा दिया गया,
गिलोटिन कर दिया गया। आप बोलोगे ये कौन सा हथियार है भाई, ठीक है, गिलोटिन कर दिया गया। गिलोटिन में क्या था, गिलोटिन एक डिवाइस थी जैसा अभी आप इमेज में देख रहे हो, ठीक है। इसमें क्या हुआ करता था, सर को नीचे रखा जाता था, ऊपर से एक ब्लेड होती थी जो बहुत तेज धार होती थी, उसको गिरा दिया जाता था और सर धड़ से अलग हो जाया करता था। अब गिलोटिन इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि डॉक्टर गिलोटिन ने इसको इन्वेंट किया था, इसको बनाया था, ठीक है। तो डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर ही इस पूरे डिवाइस का नाम गिलोटिन पड़ा। और इस तरह का प्रचलन पूरे फ्रांस में धीरे धीरे फैल गया कि जो लोग देशद्रोही होते हैं, जो लोग क्या होते हैं, आपको जिनको सजा देनी होती थी, हार्श पनिशमेंट देनी होती थी, तो उनको गिलोटिन वाले डिवाइस पर चढ़ा दिया जाता था, उन्हें वहां पर सजा देकर उनको मृत्यु दंड दे दिया जाता था, ठीक है। अब क्या, जब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर क्या हो गया, मारा गया, तो अब किस तरह की सरकार पूरे फ्रांस में चलेगी, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, एक डायरेक्टरी रूल की कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस की गई पूरे फ्रांस में। डायरेक्टरी रूल, ठीक है। डायरेक्टरी रूल क्या था, इसे समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि जैसे ही मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को मारा गया, उसके बाद फिर से एक नया कॉन्स्टिट्यूशन, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस में क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। और इसमें क्या किया गया, जो भी लोग जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, यानी नॉन प्रॉपर्टीड लोग, ठीक है, जिनके पास अपनी प्रॉपर्टी नहीं थी, जिनके पास अपना धन नहीं था, ठीक है, उनको उनसे वोटिंग राइट क्या कर लिया गया, ठीक है, फिर से छीन लिया गया। ध्यान से सुनेगा, इससे पहले क्या किया गया था, जब रिपब्लिक बना फ्रांस तो 25 साल से उसको रिड्यूस करके 21 साल कर दिया गया वोटिंग राइट्स के एज लिमिट को। बट जैसे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर की मृत्यु हुई, एक नए तरह का संविधान इंट्रोड्यूस किया जाता है, और उस संविधान में जो वोटिंग, जो राइट्स के जो क्या थे, आपको क्राइटेरियाज थे, एलिजिबिलिटी थी, फिर से उसको चेंज किया जाता है और कहा जाता है फ्रांस में जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं होगी, ठीक है, वो वोटिंग नहीं दे सकता, समझ लीजिए, ठीक है, उसकी उम्र कितनी भी हो, ठीक है, क्लियर है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो आपको यहाँ समझ में आया। और मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, यहाँ पर भी महिलाओं को शामिल नहीं किया, यानी कि महिलाओं को कहा गया कि आप वोट देने के लायक हो ही नहीं। शुरू से ही महिलाओं को क्या किया गया, आपको नेग्लेक्ट किया गया था, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कि महिलाओं ने किस प्रकार से क्या किया, रिवोल्ट किया, अपने अधिकार की उन लोगों ने रक्षा की, ठीक है, और उन्हें भी बाद में वोटिंग के राइट्स मिले, ओके। वेल, जब नया संविधान लाया गया तो वोटिंग राइट्स में बदलाव किया गया, और आप देखोगे कि दो इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, ठीक है। लेजिस्लेटिव क्या बनाई गई, आपको काउंसिल बनाई गई, यानी विधान परिषद बनाई गई, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसके बाद इन लोगों ने क्या किया, आपको एक डायरेक्टोरेट बनाया, एक डायरेक्टरी बनाई, और इसमें उन लोगों ने 5 मेंबर्स को अपॉइंट किया, ओके। यानी कि अभी फिर से तो देश चलाया जाना चाहिए ना, फ्रांस का देश फिर कैसे चलेगा, ठीक है। रिपब्लिक तो आ गई है, परंतु रिपब्लिक के बाद आप देखोगे कि सिस्टम फिर भी ठीक नहीं चल रहा था। तो रिपब्लिक के बाद नया संविधान फिर से बनाया गया, ठीक है, उसको मॉडिफिकेशन करके, और लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई 2। लेजिस्लेटिव काउंसिल ने क्या बनाया, डायरेक्टरी बनाया, और डायरेक्टरी में कितने मेंबर्स को अपॉइंट किया गया, 5 मेंबर्स को। और कहानी फिर से यही शुरुआत होती है कि अब मिलिट्री डिक्टेटरशिप की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। कैसे, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल और डायरेक्टरी के बीच में हमेशा क्लैशेस हुआ करते थे। क्लैशेस का मतलब क्या समझ रहे हो, क्लैशेस विच मीन्स दैट कि लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या करते, डायरेक्टरी में जो मेंबर्स उनको हटा दिया करते थे, समझ पा रहे हो। यानी कि अगर मैं आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य हूं, ठीक है, और मैं क्या और डायरेक्टरी के मेंबर्स मेरी बातें नहीं मान रहे हैं, ठीक है, मैं कुछ और काम कराना चाहता हूं, ये कुछ और काम कर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, इनको वहां से उनके पोजीशन से हटा दूंगा। तो इसकी वजह से फिर से एक कन्फ्लिक्ट रेज होना शुरू हो गया, ठीक है, और जो मतभेद थे फिर से चालू हो गई। इसी का फायदा उठाते हुए, ठीक है, आपको नेपोलियन बोनापार्टे क्या करता है, आपको फिर से पूरे फ्रांस में आ जाता है, ठीक है। फिर से नहीं, मतलब इट मीन्स दैट वो क्या है, शुरू से ही फ्रांस में शामिल था, फ्रांस की सेना में शामिल था, और बहुत ही आप कह सकते हो, आपको बहुत ही अच्छा क्या था, वो सोल्जर था, ठीक है। बट धीरे धीरे वो क्या हुआ, पावर में आया, और एक समय देखने के बाद कि जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ चुकी है पूरे फ्रांस में,
ठीक है, वहां का जो सिस्टम है वो चरमरा गया है, ठीक है, ठीक से चल नहीं पा रहा है, आपस में इन लोग लड़ रहे हैं, क्यों? पावर को गेन करने के लिए, पावर को रखने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए। तो इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फायदा, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्टे ने उठाया और नेपोलियन बोनापार्टे ने क्या कर दिया? डिक्टेटरशिप ला दिया पूरे फ्रांस में। ओके, वो क्या था? वो फ्रांस की आर्मी का हेड था, जनरल था, ठीक है। ओके, इसे हम मिलिटराइजेशन भी कहते हैं। क्लियर है? यानी कि मिलिट्री का शासन आ जाना, ठीक है, मिलिट्री का जो हेड है वो क्या करता है? वहां की सरकार को खत्म कर देता है और आपको शासन अपना ले आता है। इसे आप मिलिट्री कू भी कहते हो, ठीक है। क्लियर है? रिसेंटली अभी आपको म्यांमार में देखने को मिला था, अभी भी वहां मिलिट्री कू है, वहां पर आपको जो मिलिट्री के हेड है उनका ही शासन है। ओके, अभी तक हम लोगों ने वीडियो में क्या डिस्कस किया? अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि आप देखोगे कि इंट्रोडक्शन से नीचे आओगे और कॉन्स्टिट्यूशनल एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में हम आए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से हम फिर क्या आए? रिपब्लिक में आए, रिपब्लिक से हम फिर उसके बाद कहाँ आए? आपको डायरेक्टरेट रूल में आए, ठीक है। ओके, और उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो अब हम लोग देखेंगे मिलिट्री का रूल देखेंगे, ठीक है। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? वुमेन से रिलेटेड रेवोल्यूशनरी आपको जो मूवमेंट्स थे उनको देखेंगे। नेपोलियन बोनापार्टे के बाद बारे में हम इस पूरी चैप्टर के लास्ट में हम समझेंगे, क्योंकि आपको नेपोलियन बोनापार्टे के को एज अ कंक्लूजन क्या किया गया? आपको चैप्टर में मेंशन किया गया। और क्लास 10 में आप थोड़ा सा नेपोलियन बोनापार्टे को बारे में आप थोड़ा सा चैप्टर 1 में पढ़ोगे, ठीक है। वेल, तो यहाँ तक ये वीडियो हमारा क्या होता है? समाप्त होता है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जय हिंद।